देखिए बच्चों, हम लोग अब तक वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरी सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमें सबके बारे में पूरी नॉलेज भी है कि किसमें क्या होता है। इनके ग्राफ्स के बारे में भी हमें नॉलेज है कि अगर कोई हमें उठा के ग्राफ दे दे तो हम उसको बता सकते हैं कि इस वस्तु के बारे में कि इसका क्या वेग है, क्या त्वरण है, सब बता सकते हैं ना। तो चलिए आज हम क्या शुरू करेंगे, हम करेंगे कि अगर हमारा त्वरण एक समान हो, यानी कि त्वरण एक होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो एक समान त्वरण के लिए अगर कोई वस्तु स्ट्रेट मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है, तो उसके गतिकी के हमें 3 समीकरण निकालना है, जिन्हें हम शुद्ध गतिकी समीकरण भी कहते हैं। शुद्ध गतिकी क्यों कहा? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, अभी हम कर्व शेप वगैरह की इनकी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारी जो वस्तु है वो केवल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, चाहे ऐसे चलो, चाहे ऐसे चलो, चाहे कैसे भी चलो, लेकिन त्वरण जो है वो नियत होना चाहिए। उसकी कंडीशन है ये कि हमारा जो त्वरण है वो एक समान होना चाहिए। तो हमें एक ऐसा ग्राफ उठाना पड़ेगा जिसमें हमारा त्वरण एक समान हो और सरल रेखीय गति हो। ठीक है, ऐसी नहीं, कर्व वाली नहीं, ऐसा ये कोई सरल रेखीय गति थोड़ी होती है। इनमें हम टू प्लेन्स या ये जो चीज़ है ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ एक सीधी रेखा की गति की बात करनी है, और वो भी वो जहाँ त्वरण नियत हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक नियत त्वरण के लिए वीटी ग्राफ बनाना होगा। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक ऐसा ग्राफ था या नहीं? ऐसा एक ग्राफ था जिसके प्रत्येक बिंदु पर त्वरण नियत था या नहीं? और एक सरल रेखा भी है। तो बताओ दोनों ही चीज मैच कर रही है या नहीं? तो हमने उठा लिया ही वो ग्राफ। मान लीजिए ये जो ग्राफ जहाँ से ये पॉइंट है उसको मैंने कहा है ए, इसको मैंने कहा है बी। ठीक है, और मुझे इसके बारे में अध्ययन करना है और इसकी गति के 3 समीकरण प्राप्त करने हैं। तो अब देखो, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होता है। हमेशा याद रखिए डायग्राम आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डायग्राम में कोई मिस्टेक हो जाए। तो भाई पेन से तो फिर काटापीटी होती है ना, पेंसिल से तो हम आसानी से इरेज कर सकते हैं, और पेंसिल से बना हुआ डायग्राम अच्छा भी लगता है। ठीक है, डायग्राम आपको हमेशा पेंसिल से बनाना है, और थ्योरी आपको कभी भी रटनी नहीं है। जब आपका डायग्राम बन जाए तो डायग्राम के अंदर आप जो भी चीज देख रहे हो, जो भी आपने माना है, जिस चीज को जो नाम दिया है, आप वो सारी की सारी चीज थ्योरी में लिखिए। तो वो आप अपने डायग्राम को देख के अपने आप लिख सकते हैं। ओके, इसलिए थ्योरी को रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या माना है, देखो इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। हम आगे की स्लाइड में तो बाद में चलेंगे जब इसकी थ्योरी पार्ट को लिखेंगे, यहीं से देख लेते हैं कि थ्योरी लिखनी कैसे है। चित्रानुसार माना कि कोई वस्तु है जिसका त्वरण क्या है, स्थिर है, क्योंकि हमारा डेरिवेशन ही इसी चीज के लिए है। चलिए इतनी बात हो गई। अब हम लेते हैं कि हमने वीटी वक्र लिया है जिसमें कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चित्रानुसार गति कर रही है। चलिए इस ए से बी वाली जो वस्तु है उसके लिए हमारा त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, जिसको मैंने कह दिया ए, कि कितना त्वरण है इसका, ए है। अब देखो हम मानेंगे ये हमारा टी एक्सिस है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है t बराबर 0, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मानते हैं t बराबर किसी समय t पर। अब हम कहेंगे कि t बराबर 0, देखो t बराबर 0 का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि t बराबर 0 मीन्स समय 0। अरे टाइम कभी 0 होता है क्या? नहीं, t बराबर 0 का मतलब होता है जहां से हमने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया है, कि जहां से मैंने देखा, भाई अब तक पता नहीं वस्तु कैसे गति कर रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ से देखा। जब t बराबर 0 मैंने उसको कहा कि वस्तु का वेग कितना है, जब मैंने देखा तो वस्तु का वेग था v नॉट। ठीक है, तो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना है, v नॉट माना है हमने। और जैसे ही वस्तु t बराबर t पर पहुंच गई, यानी कि इस बिंदु पर, तो यहाँ वस्तु का वेग कितना हो गया, v। कितना हो गया, v। तो ये सब चीज आपको लिखनी है। चलिए ये भी बात हो गई कि जब t बराबर 0 था तो v नॉट वेग था, जिसको हम प्रारंभिक वेग भी कहते हैं, और जब t बराबर t आया तो वस्तु का वेग हो गया v, जिसे हम अंतिम वेग भी कहते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी, वो वाली फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो बताओ थ्योरी लिखना हुआ आसान। अब हमें करना क्या है ये आप यही समझिए, फिर आगे तो हम फटाफट डेरिवेशन करेंगे। हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ये डायग्राम है वस्तु का, जैसे वस्तु गति कर रही है, हमें उस डायग्राम का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि जो वस्तु गति कर रही है ना,
तो वीटी वक्र में इस गति में इसका क्या क्षेत्रफल आ रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया ये कवर कर रही है ना। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये डायग्राम ऐसे है, ऐसे है या नहीं, ये बिंदु है ए और ये है बी। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है कि इसने कितना एरिया कवर किया है। अब क्षेत्रफल निकालना तो हमें इसको बाउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची जो टी एक्सिस को बिंदु डी पर मिलाती है। ये देखिए, आया ना समझ में। चलिए तो बताओ अब हमें क्षेत्रफल मिला नहीं मिला। हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए बी डी। अगर हमें ओ ए बी डी का क्षेत्रफल पता पड़ जाए तो हमें वीटी कर्व का क्षेत्रफल पता पड़ जाएगा, इस डायग्राम के लिए पड़ जाएगा। अब चलिए लास्ट वीडियो पे, जो हमारा लास्ट वीडियो था जहां हमने वीटी ग्राफ पढ़े थे ना बच्चों, वहां पर आपको नोट डाल के एक पॉइंट लिखवाया था, ठीक है। वो एक टैबलेट पॉइंट था। टैबलेट मतलब उस पॉइंट को टैबलेट की तरह खा जाइए, बहुत काम में आएगा। वो ये था कि वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें हमेशा विस्थापन देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। और हमने इसको 2-3 तरीके से प्रूफ भी किया था ना, याद करिए, निगल जाइए इस टैबलेट को। ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स आपको फिजिक्स में मिलने वाली है, जो आप खा लोगे ना तो फिजिक्स आपके लिए आसान होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि ये वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल है ओ ए बी डी। तो अगर आप ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लोगे तो आपको बताओ क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा ना। चलिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर यहाँ से उस क्षेत्रफल को विस्थापन के बराबर कर देंगे उस टैबलेट वाले पॉइंट से, और हमें लिखना भी पड़ेगा वहां पे। चलिए अब ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये कभी देखी है क्या ऐसी आकृति? नहीं भाई, कुछ आयत भी नहीं है, त्रिभुज भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, कुछ भी। चतुर्भुज भी हमने इतने सारे पढ़े हैं, कुछ जाना पहचाना सा नहीं है ना। यानी कि इस आकृति का हम ऐसे तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो फिर क्या करें? अरे कुछ मत करिए, हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर कोई आकृति टिपिकल हो तो उसको ऐसी सरल आकृतियों में बांटो जिनका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सके। तो क्या कर सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, बिंदु ए से मैंने एक समांतर लाइन खींची है टी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो इस वक्र यानी कि इस पूरे एरिया को बिंदु मान लीजिए सी नाम दिया है, सी पर काट रही है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से ये जो डायग्राम था ये आसान बन गया। कैसे बना देखिए। अब जब देखो, अगर आपको इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाए और इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाए, ऊपर वाली का और नीचे वाली का अगर क्षेत्रफल मिल जाए तो बताओ इस पूरे का क्षेत्रफल मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई मैंने इस आकृति को 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया। पहली वाली आकृति बन रही है त्रिभुज, और त्रिभुज का तो हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, ठीक है। नीचे वाली आकृति क्या बन रही है, आयत बन रही है। आयत का भी हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो बताओ हमारी आकृति बनी नहीं बनी? बन गई। तो बताओ आसान हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो बस हमें यही काम करना है कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इस त्रिभुज का निकालेंगे, देन इस आयत का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का जो टोटल जो भी एरिया आएगा वो हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। और वो क्यों होगा वो हम उस टैबलेट पॉइंट से पता कर सकते हैं, वहां हमने प्रूफ भी किया है, ठीक है। तो अब ये सारे काम हमें करने हैं। अब चलो ये तो पता लग गया कि त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमें पता है, ठीक है। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, देन इसके मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोगों को नोट जरूर से बनाने हैं बच्चों। वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है। रटने वाली कोई चीज नहीं है, समझ के करोगे तो डेरिवेशन आसान होंगे, ठीक है। और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको साथ में करने हैं। चलिए थ्योरी वही जो मैंने बताई। माना कि कोई वस्तु एक समान ए त्वरण से गतिमान है चित्र के अकॉर्डिंग। t बराबर 0 पर इसका इनिशियल वेलोसिटी है v0 और t बराबर t पर इसकी फाइनल वेलोसिटी है कितनी, v, और त्वरण कितना है, a। चित्र से वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमने देखा, o से t के बीच का क्षेत्रफल, भाई यही तो था। ये देखिए ऐसा, तो ये o से और t के बीच का क्षेत्रफल ही तो था। चलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड भी कर लिया था,
जहाँ बना था ये ए बी सी, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए सी, इस बिंदु को नाम दिया था डी, डी ओ का क्षेत्रफल। आया समझ में? अब देखिए, अब हम करते हैं, हमें टोटल क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता तो लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। होता है नहीं होता? होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। होता है ना? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको डायग्राम से आधार निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, नीचे वाले डायग्राम की लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो चलिए डायग्राम पे बैक आते हैं और समझते हैं कि आधार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए, इस डायग्राम को मैं क्लियर कर देती हूँ वापस, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ, नोट भी कर पाओ। अब देखो, चलिए हमें क्या करना है, त्रिभुज उठा लाइए, इस त्रिभुज को इधर उठा लाइए साइड में। भाई हम अपना डायग्राम क्यों बिगाड़े, हम साइड में उठा लाते हैं, नाम भी हम वही दे देंगे जो है। ये पॉइंट है, इसके ऊपर कितनी वेलोसिटी है v, ये पॉइंट के ऊपर कितनी है v0। अब देखो, ये है ऊंचाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई है और ये इसका क्या है, आधार। AC तो आपका आधार है और BC क्या है, ऊंचाई। इसका 1/2 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा। अब AC, ये रहा AC, बताओ ये AC इसके बराबर है या नहीं? और ये कितना है, ये 0 है, ये T है। T में से 0 को घटाए तो T बचा, तो ये कितना आ गया, T, यानी कि हमें आधार मिल चुका है। चलिए अब ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई है ये, अब देखो ये पूरी है V, है या नहीं? इसको हमने V कहा है, ये इतनी सी है V0। भाई ये V0 पॉइंट है तो ये पूरी दूरी V0 ही तो हुई। तो बताओ ये कितनी होगी, V माइनस V0। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, V माइनस V0 हुई ना। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से मिल गया, V माइनस V0 इंटू T/2। अब निकाल लेते हैं आयत, भाई साथ साथ यही कर लेते हैं। चलो आयत को उठा लो। अब ये रहा आयत, ये बिंदु है A, ये बिंदु है C D O। ये दूरी कितनी है डायग्राम से, V0 है या नहीं? और ये दूरी कितनी है, T। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो T इंटू V0। चलिए आप वैल्यू पुट कर दे, समझ में आ गया? अब अपने वहां फॉर्मूले पे जाते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, ये रहा, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, हाफ V माइनस V0 इंटू T, ये तो हो गया पूरा त्रिभुज का, प्लस V0 T, ये हो गया आयत का, और ये प्लस कर दिया तो टोटल किसका आ गया, पूरे इसका 0 से T के बीच के क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं, उठाइए अपना टैबलेट पॉइंट और यहाँ लाके रख दीजिए कि VT ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। और आपको ये लिखना भी है, क्योंकि आपने कौन सी टैबलेट खाई है ये एग्जामिनर को थोड़ी पता पड़ेगा, उसको बताओगे जब भी तो पता पड़ेगा कि भाई ये टैबलेट खाई थी तो उसका रिजल्ट ये आया था ना। तो बस रख दीजिए। तो बताओ ये विस्थापन हो गया, और विस्थापन को मैंने क्या नाम दे दिया, x। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, x के। तो यहाँ से निकल के आ गया x, जहाँ x क्या है, वस्तु का विस्थापन। चलिए अब हमने इतना काम कर लिया है, अब हमें डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं है। अब हम इन्हीं से ही हमारी जो गति के 3 समीकरण है, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम निकालते हैं त्वरण। हमने माना है ना कि इसका त्वरण नियत है, तो त्वरण है a। त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, यही तो होता है। तो देखो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, जब मैंने देखा तो V0 था और फाइनल पॉइंट पे V है, तो परिवर्तन कितना हुआ, V माइनस V0। और इस परिवर्तन में लगा टोटल समय कितना था, T। तो ये कितना आ गया, V माइनस V0 अपॉन T। यहाँ से क्रॉस गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, V माइनस V0 बराबर AT। यहाँ से ये निकाल लीजिए, V कितना आ गया, इस V0 को इधर ले जाइए, V0 प्लस AT। ये आ गया आपका गति का फर्स्ट समीकरण जो हमें निकालना है। 3 समीकरण निकालना है, पहला आ चुका है, V बराबर V0 प्लस AT। नॉर्मली हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, V बराबर U प्लस AT। तो U जो होता है वो इनिशियल वेग होता है, यहाँ हमने उसको U ना लेकर V0 कहा है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला समीकरण। अब 2 और निकालने हैं, चलो निकालते हैं।
अब जो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन थी ना, लास्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, यहाँ पे। अब देखो इस इक्वेशन में मान रखना है इस वाली से, v माइनस वी नोट बराबर 80। तो v माइनस वी नोट की जगह आप क्या रख दीजिए, ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो v माइनस वी नोट है, ठीक है, इसकी जगह रख दीजिए आप 80। तो आप जब इसमें 80 रखोगे तो x कितना आएगा, हाफ ए टी, और 80 ऑलरेडी था तो ए टी स्क्वायर प्लस वी नोट टी। यहाँ से x निकाल गया तो ये आ गया वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं ना हम, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा गति का दूसरा समीकरण। आसानी से निकला, नहीं निकला, निकल गया ना, कुछ नहीं किया, v माइनस वी नोट की जगह जो हमने विस्थापन निकाला है वहां पे 80 पुट कर दीजिए तो आ जाएगा गति का दूसरा समीकरण। आ गया ना। चलिए अब क्या बचा, अभी तीसरा और निकालना बाकी है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। x बराबर है हाफ v माइनस वी नोट इंटू टी प्लस वी नोट टी, जो हमने क्षेत्रफल निकाला था ना वो वाला फॉर्मूला ही है। इसको खोल दीजिए, ब्रैकेट को खोला तो कितना आया, हाफ v इंटू टी माइनस हाफ वी नोट इंटू टी प्लस वी नोट टी। ये वी नोट टी और ये माइनस का हाफ वी नोट टी, इनको जब आप घटाओगे तो प्लस का हाफ वी नोट टी बचेगा, बचेगा ना। तो ये इक्वेशन आ गई, हाफ टी कॉमन ले लिया तो v प्लस वी नोट आ गया, यहाँ से आ गया। अब देखो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये चीज आ गई आसानी से। अब देखो यदि त्वरण स्थिर है, अगर हमारा त्वरण स्थिर है तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देंगे माध्य वेग की। ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्थिर त्वरण के लिए ही सही होगी, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं होगी। अगर आपका त्वरण स्थिर है तो माध्य वेग होता है v प्लस वी नोट अपॉन 2। भाई आप समांतर माध्य निकालते हो, क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही तो होता है। तो माध्य वेग निकालना है तो क्या करना है, टोटल वेग बटे कितने वेग है वो। तो देखो ये रहा, किसी वस्तु का माध्य वेग, इसको हम भी v बार से लिखते हैं, औसत वेग को भी इससे लिखते हैं, माध्य वेग भी इसी से, उसके प्रारंभिक और अंतिम वेग के समांतर माध्य के बराबर होता है। यानी कि v बार कितना होता है, v प्लस वी नोट बटे 2 होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा अलग से यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही वैलिड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब ये हो गया विस्थापन x और माध्य वेग v नोट से होता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये आ गया v बराबर v प्लस वी नोट बटे 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 आई है इसको उठा के इक्वेशन 6 में रख दीजिए। कहाँ है इक्वेशन 6, ये रही। v प्लस वी नोट की जगह v बार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, इंटू 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से 2 इंटू ये आ गया, और 2 से 2 कट गया तो x कितना आ गया बच्चों, v बार t। ये देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लूँ, v प्लस वी नोट कितना है 2v बार, और इस 2v बार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये रही। यहाँ पे 2v बार पुट किया, 2 से 2 कट गया और ये v बार इंटू टी आ गया, और ये x बराबर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये आ गया ये। अब देखो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि जो विस्थापन होता है वो आपके माध्य वेग की वजह से होता है, कि जो विस्थापन हो रहा है वो माध्य वेग v बार से हो रहा है। चलिए इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, t बराबर 0 पर हमारा वेग कितना था, v नोट, ठीक है, और t बराबर t पर कितना है, v, और त्वरण हमारा कितना है, a। यहाँ त्वरण कांस्टेंट है तो त्वरण को हो चाहे औसत त्वरण को हो या माध्य त्वरण को हो, एक ही बात होगी। तो हम यहाँ पे a बराबर a बार लिख सकते हैं क्योंकि त्वरण हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो त्वरण क्या है, v माइनस वी नोट अपॉन टी, है ना, ये तो लिखा है हमने, v माइनस वी नोट अपॉन टी, ये त्वरण की डेफिनेशन है। यह त्वरण a बार के बराबर होगा क्योंकि हमारा त्वरण क्या है, नियत है। अब यहाँ से a बार की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस वी नोट अपॉन टी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t बराबर आ गया v माइनस वी नोट अपॉन a बार, और a बार की जगह a भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, तो बस यहाँ पे a लिख दिया। अब क्या करना है आपको ये काम करना है कि ये जो इक्वेशन 10 से हमने जो t की वैल्यू निकाली है ना, इस वैल्यू को उठा के जो हमने x बराबर v बार t ये निकाला है अभी इसमें यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए। बस ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि किस इक्वेशन से कहाँ वैल्यू पुट करी है। आप जब कॉपी में खुद से करेंगे ना तो
तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, एक टीचर के करवाने में और एक खुद के हैंड ओवर करने में बहुत फर्क होता है। जब तक आप खुद से इस चीज़ को वापस हैंड ओवर नहीं करेंगे, आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए खुद से इसको वापस करना है। तो आप क्या करिए, ये टी की वैल्यू यहाँ से उठाइए और पुट कर दीजिए। तो एक्स बराबर वी बार थीटा, वी बार की वैल्यू कितनी है, वी प्लस वी नॉट बाई टू। टी की वैल्यू कितनी है, ये रही, वी माइनस वी नॉट बाई ए। अब देखो, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने मैथ्स में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या कर दो फॉर्मूले से, ए स्क्वायर तो वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ए गुणा हो गए। आ गए यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, वी स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ से जो ये इक्वेशन आई ना, इसको क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा कर दिया तो हमारे पास में आएगा वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। देखो कैसे आया, 2ax आ गया, और ये वी स्क्वायर है, इस वी नॉट स्क्वायर को इसके पास लिया है तो प्लस में बदल गया। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, और यही जो इक्वेशन है ये होती है गति की तीसरी समीकरण। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हम ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ एस की जगह है एक्स, यू की जगह है वी नॉट, तो ये आ गई गति की तीसरी समीकरण। तो हमने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पर टोटल कितनी क्वांटिटी थी, 5। कौन कौन सी, टी, वी, वी नॉट, ए और एक्स, है ना। तो इन इक्वेशंस में ये 3 संबंध हमने निकाल लिए। पहला समीकरण क्या था, v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, इसे कहा जाता है गति का फर्स्ट समीकरण। दूसरा क्या था, x बराबर वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे कहते हैं गति का दूसरा समीकरण। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, इसे कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो ये आ गए हमारे 3 समीकरण। तो हमें यही तो फाइंड आउट करने थे कि एक समान त्वरण से एक सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के 3 गति के समीकरण हमें निकालने थे, जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखो, यदि हम मान ले कि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति शून्य नहीं है। अभी हमने क्या माना था, यहाँ पर ये चीज थी कि हम ये कह के चल रहे थे कि t बराबर 0 पर, जब से हमने ऑब्जर्वेशन देखना शुरू किया था ना, तब हमने वहां पर ये चीज देखी थी कि वस्तु जो की स्थिति थी ना, वो क्या थी, 0 थी, जबकि वेग कितना था, v नॉट था, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जब हमने देखना शुरू किया तब वस्तु कुछ दूरी तय कर चुकी थी, है ना, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या पुट करना है, अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x नॉट हो तो आपको जहाँ जहाँ आपका x है ना इस इक्वेशन में, वहाँ वहाँ x माइनस एक्स नॉट आप पुट कर दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है। पहले समीकरण में कोई x नहीं है तो एज इट इज, दूसरे समीकरण में भी x बराबर एक्स नॉट हो गया, x माइनस एक्स नॉट पुट कर दिया, ये x था ना, इसकी जगह पुट करना है x माइनस एक्स नॉट, तो ये नॉट इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो ये दूसरा समीकरण आ गया। तीसरे समीकरण में ये 2ax था, इसकी जगह पुट कर दिया, तो ये गति के समीकरण चेंज हो जाएंगे। अगर इनिशियली t बराबर 0 पर वस्तु की पोजीशन x नॉट हो तो ये समीकरण, और अगर इनिशियली t बराबर 0 पर वस्तु की कोई पोजीशन नहीं है तो x नॉट बराबर 0 पुट करते ही वापस आप पहले वाले समीकरण पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या स्टडी किया, हमने गति के समीकरण निकाले ना, 3 समीकरण हमें प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इनके ऊपर। इन तीनों में से आपको कुछ भी दे देगा, जैसे सपोज करिए इनिशियल वेग दे देगा और फाइनल वेग दे देगा और टाइम दे देगा, ये पूछ लेगा। इनमें से भी कुछ भी दे सकता है, विस्थापन दे देगा, वेग दे देगा, ये पूछ लेगा। तो आपको ये तीनों समीकरण याद होने चाहिए और इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। और अप्लाई करना कब आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, तभी तो आएगा। तो न्यूमेरिकल आप लोग निकालिएगा, बाकी हम भी करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।